नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स 10, 11, 12 की संपूर्ण मुख्य प्रश्नोत्तरी आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक साथ जानेंगे, जो कि हमारे आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एवं साथ ही जानेंगे कि प्रशिक्षण के दौरान हमने कितना सीखा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे। आइए साथियों, इससे पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। आइए जानते हैं निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स 10, 11, 12 की संपूर्ण मुख्य प्रश्नोत्तरी। आइए जानते हैं साथियों, यहाँ जो प्रश्न हैं इस प्रकार से दिए हुए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। इस प्रकार से एक प्रश्न दिया है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्प में से हमको एक विकल्प सही बताना है। आइए हम रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ स्क्रीन पर, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे नंबर का। 4 विकल्प दिए हैं। यहाँ 4 विकल्प जान लेते हैं हम। प्रधानमंत्री, राजा या रानी, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो इन 4 विकल्प में से इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे नंबर का ऑप्शन है राजा या रानी। इस प्रश्न का सही आंसर है। इसी प्रकार से आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मार्क संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। आइए जान लेते हैं। राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, तीसरा है स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, चौथा है कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो इस प्रश्न का यहाँ राइट आंसर है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मार्क संसद का संचालन करने का मुख्य कारण है। इसी प्रकार से आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। आइए जान लेते हैं। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। और चौथा ऑप्शन है एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहले नंबर का, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, मानक मध्याह्न रेखा। तो इन 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखा भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। चौथा ऑप्शन है अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पहले नंबर का, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी दिया है। आइए देख लेते हैं। कॉलम ए में दिया है ए पांडुलिपियाँ, बी शिलालेख, सी स्मारक और डी है पुरातात्विक साक्ष्य। तो यहाँ पर हमें
कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से यहाँ दिया है ए नंबर 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। इन 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन सही बताना है। ए तीसरा, बी चौथा, सी दूसरा और डी पहला। इसी प्रकार से ए तीसरा, बी फर्स्ट, सी सेकंड और डी फोर्थ। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन दिए हैं। इसी प्रकार से तीसरा दिया है ए चौथा, बी तीसरा, सी पहला, डी दूसरा, और ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, डी तीसरा। तो इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है पहले नंबर का ए तीसरा, बी चौथा, सी दूसरा, डी पहला। आइए देख लेते हैं हम यहाँ। ए मतलब पांडुलिपियाँ, यहाँ तीसरा पांडुलिपियाँ जो हैं हस्तलिपि प्राचीन पुस्तकें हैं। इसी प्रकार से शिलालेख में आ जाएगा चौथा, लेखन जोया तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है। इसी प्रकार से सी नंबर है स्मारक, इसका आंसर है दूसरे नंबर का अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोदकर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित, तो ये स्मारक में आ जाएगा। और डी नंबर का है पुरातात्विक साक्ष्य, तो इसका यहाँ पहले नंबर का ऑप्शन है चीज़ें जो ज़मीन से खोदकर निकाली जाती हैं पुरातात्विक साक्ष्य कहलाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का ए तीसरा, बी चौथा, सी दूसरा और डी पहला। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को जाना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्यिक स्रोत है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इमारत, गड्ढे में बने घर, सिक्का, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, महाकाव्य, पुराण या स्मृति, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो साहित्यिक स्रोत हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरे नंबर का महाकाव्य, पुराण, स्मृति साहित्यिक स्रोत हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरे नंबर का। आइए अगला प्रश्न है। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? 4 ऑप्शन दिए हैं। बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रा या लिखें और चर्चा करें, और चौथा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक को जोर से पढ़ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरे नंबर का ड्रा या लिखें और चर्चा करें। आइए अगला प्रश्न है। कौन से विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें सही बताना है। तो आइए देख लेते हैं। परियोजना आधारित ज्ञान, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, व्याख्यान विधि का उपयोग करना और केवल पाठ्यपुस्तकों से पढ़ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का परियोजना आधारित ज्ञान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए हैं। स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान। तीसरा है उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना। चौथा है पाठ्यपुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन को बढ़ावा देता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? 4 ऑप्शन है। शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। दूसरा है शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वह कहानी के पात्रों में से एक है और अपने अनुभव को अपनी डायरी में लिखने को कहना। और चौथा है
कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठों को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को व्याख्या करने को कहना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठों को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड या व्याख्या करने को कहना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य खालिस्तान है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको एक ऑप्शन सही बताना है। पहला है कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थी को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। दूसरा है पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करने के नए पाठ की शुरुआत करना। तीसरा है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। तो इस प्रकार से यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आइए जान लेते हैं हम इन ऑप्शन को। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का व्याख्या है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना ध्वनि समूह शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। तो इन 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का, पढ़ना अर्थ गणना है, इस कथन से अभिप्राय है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सत्य है या सच है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। चौथा है लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थी द्वारा विकसित किया जाने वाला अंतिम कौशल है। तो इस प्रश्न में हमें सत्य बताना है, कौन सा सत्य है। यहाँ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरे नंबर का, पहला सत्य है। पहला मतलब यहाँ देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरा है दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है ना ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। चौथा है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देखिए, इस प्रश्न में राइट आंसर है दूसरे नंबर का, कथन तीसरा और चौथा सत्य है। तीसरा और चौथा मतलब मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है और मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है, यहाँ कथन तीसरा और चौथा सत्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे या मानव सीखता है। 4 ऑप्शन दिए, बहुत प्रयास से मातृभाषा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमें बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरे नंबर का, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। आइए अगला प्रश्न है, भाषा सीखने से केंद्रीयता का अर्थ है कि खालिस्तान। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको एक ऑप्शन सही बताना है। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। सभी विषय वस्तु या सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करना चाहिए। भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरे नंबर का, सभी सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। 4 ऑप्शन दिए,
स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। तीसरा है, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चौथा है, सभी बच्चे राज्य भाषा में के माध्यम से सीखते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए हैं। त्रिभाषा सूत्र को लागू करना, कई भाषाओं को सीखना, सिखाना और शिक्षण, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, और चौथा दिया है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो 4 ऑप्शन में से हमें एक राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने शिक्षार्थी को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों के तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डाटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। 4 ऑप्शन दिए, लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरे नंबर का। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए, केवल तीसरा सही, दूसरा है पहला, दूसरा और तीसरा सही, तीसरा है केवल दूसरा सही, चौथा है केवल पहला सही। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का आंसर सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों की स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थी के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पौधे की वृत्तियों में विविधता, केवल साग के बारे में, केवल पेड़ों के बारे में, केवल झाड़ियों के बारे में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का, पौधों की वृत्तियों में विविधता। आइए अगला प्रश्न है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डाटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? तो आइए देखते हैं। इस प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन सही बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करते हैं। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और चौथा ऑप्शन दिया है, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चौथे नंबर का, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। आइए अगला प्रश्न है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करो। निम्न में से किसके बारे में वह जानकारी एकत्र करेंगे? तो आइए हम देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए, रेयान, सूती, रेशम और पॉलिस्टर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरे नंबर का, रेशम, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि छात्रों को कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करो। निम्न में से किसके बारे में वह जानकारी एकत्र करेंगे? तो रेशम के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? ऑप्शन दिए हैं, घोल संतृप्त, यानी जो घोल दिया है यहाँ घोल है, घोल संतृप्त हो जाएगा, पानी जमने लगेगा, घोल असंतृप्त हो जाएगा, पदार्थ जमने लगेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का, घोल संतृप्त हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है। आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है प्रश्नोत्तरी, दूसरा है स्थानीय दौरा, तीसरा है रोल प्ले और चौथा है परियोजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथे नंबर का, परियोजना इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हो, तो आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन सही बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पहले नंबर का, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न है। मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथे नंबर का, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो यहाँ दिया है कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना, ये भी राइट है। तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करना, और तीसरा दिया है एक अन्य छात्रा का यह बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर है चौथे नंबर का, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दूसरे नंबर का, उच्च प्राथमिक। अगला प्रश्न है, कक्षा के प्रदर्शनों से संबंधित कथन सत्य हैं या असत्य, वर्णन करें। हम अब आइए सत्य और असत्य के बारे में देखते हैं। यहाँ दिया है, देखिए इसे ध्यानपूर्वक समझना है। कक्षा के प्रदर्शनों से संबंधित कथन सत्य हैं या असत्य। यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। जो कक्षा का प्रदर्शन है छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। सत्य या असत्य बताना है, तो इससे यहाँ पर हम सही आंसर बताएंगे, सत्य। अगला प्रश्न है, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है असत्य। अगला है, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है। छात्र की जो भागीदारी होती है, यहाँ पर हमें सत्य असत्य बताना है। तो इस प्रश्न में हम असत्य बताएंगे। अगला प्रश्न है, यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है असत्य। अगला प्रश्न है, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है। आंसर है सत्य। आइए अब देखते हैं गतिविधि 4। जो मॉड्यूल 12 है उसकी गतिविधि 4, अपनी समझ की पड़ताल करें। आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। अगाधवर्धनी और वे वस्तुएं जो अगाधवर्धनी नहीं हैं चुनें। तो हमें यहाँ जानना आवश्यक है अगाधवर्धनी क्या है। अगाधवर्धनी मतलब होता है कि जिन वस्तुओं को पीटने या ठोकने से
वस्तुएं अगर बढ़ती हैं, आकार में अगर उनकी वृद्धि होती है या फैलती हैं तो उन्हें हम आघातवर्धनी कहते हैं। और जो वस्तुएं पीटने से आकार में नहीं बढ़ती हैं या नहीं फैलती हैं तो उन्हें हम वे वस्तुएं आघातवर्धनी नहीं हैं। तो आइए हम इसी के आधार पर समझते हैं। जैसे यहाँ दिया है प्रश्न, बोतल और किताब। बोतल और जो किताब है इसको पीटने से यह नहीं फैलेगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आघातवर्धनी वस्तुएं नहीं हैं। इसी प्रकार से अगला है कागज़ का टुकड़ा। कागज़ का टुकड़ा को पीटने से यह नहीं फैलेगा, इसलिए इसका आंसर होगा आघातवर्धनी वस्तुएं नहीं हैं। इसी प्रकार से अगला है तांबे का तार। देखिए तांबे का तार, लोहा और जो अन्य धातुएं हैं इनको पीटने से ये वस्तुएं क्या होती हैं, फैलती हैं या बढ़ती हैं या उनके आकार में वृद्धि होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आघातवर्धनी वस्तुएं हैं। इसी प्रकार से लोहे की चाबी। लोहा भी एक प्रकार से धातु है, तो इसे भी हम अगर पीटेंगे तो इसके आकार में वृद्धि होगी, तो यह क्या है, इसका आंसर क्या होगा, आघातवर्धनी वस्तुएं हैं। इसी प्रकार से अगला है एल्यूमिनियम का टुकड़ा। एल्यूमिनियम भी एक प्रकार से धातु है, इसे भी हम पीटेंगे तो इसके आकार में वृद्धि होगी, तो इसका राइट आंसर होगा आघातवर्धनी वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार से हमने आघातवर्धनी वस्तुएं हैं और आघातवर्धनी वस्तुएं नहीं हैं के बारे में हमने इन प्रश्नों में जाना। साथियों, आघातवर्धनी की परिभाषा हमें याद है कि जिन वस्तुओं को हम पीटते हैं तो उनके आकार में जो वृद्धि होती है या फैलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आघातवर्धनी वस्तुएं कहते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 10, 11, 12 की प्रश्नोत्तरी हमने एक साथ आज इस वीडियो के माध्यम से जाना और अपनी समझ को और अधिक बेहतर बनाया। साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तरमाला भी यहाँ हमने नीचे बना दी है, जिससे हमें आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के कोर्स 10, 11, 12 की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी एक साथ आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना, जो कि हमारे आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और साथ ही हमने जाना कि प्रशिक्षण के दौरान हमने कितना सीखा। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने अपनी समझ को और अधिक बेहतर बनाया। साथियों, आप इस वीडियो को देखकर अपनी और नोट्स या अपनी एक अच्छी सुंदर डायरी बना सकते हैं प्रश्नोत्तरी के रूप में। तो साथियों, इस प्रकार से मेरे द्वारा यह निष्ठा प्रशिक्षण कोर्स 10, 11, 12 की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी की एक नोट्स या डायरी इस वीडियो के माध्यम से बताई गई, जो कि हमारे आगामी कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं या फिर हमारी समझ को और अधिक बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपको मेरा अगर यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, और अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार।